हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में हम ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। जो ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और देखिए, ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेन के अंदर। तो जब भी आपके सामने कोई भी ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई वीडियो है या फिर कोई आर्टिकल है, तो आप उसको इग्नोर मत करिए। आप उसको एक बार देख लीजिए, चाहे जितनी बार देखना पड़े उतनी बार देखिए, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप वीडियोस देखेंगे, उतनी भी आपकी जानकारी पुख्ता होगी। तो बहुत कमाल का ये पीडीएफ है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम का वर्गीकरण है, कितने टाइप के ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम की पूरी जानकारी है। सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनकी पूरी जानकारी है। ट्विन पाइप कौन सा होता है, एमयू वाशर क्या होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही कमाल का पीडीएफ है। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है वो आपको हो जाएगी। लगभग 90% चीज़ें आप जान जाएंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल निकल के आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम से, उन सारे सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस पीडीएफ के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं आज का जो ये वीडियो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम क्या क्या चीज़ें आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है लेसन जो है ब्रेकिंग सिस्टम का है, यानी कि ब्रेक प्रणाली। जो ब्रेक सिस्टम है एक यंत्र रचना है जो प्रत्येक गतिमान वाहन पर उसकी गति पर नियंत्रण करने के लिए या उसे स्थिर स्थिति में लाने के लिए उपयोग होता है। कोई भी गतिमान गाड़ी है, कोई भी गतिमान वाहन है, उसके गति पे नियंत्रण या फिर उसके गति को रोकने के लिए ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः ट्रेन संचालन में ट्रेन गति पर नियंत्रण करने के लिए रोलिंग स्टॉक पर न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है। इस प्रकार की ब्रेक सिस्टम में पिस्टन को कार्य करने के लिए माध्यम के रूप में हवा का उपयोग होता है। यानी कि जो हमारी ट्रेनें हैं उनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम उनमें लगा हुआ है। और इस ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो पिस्टन होता है उसको काम करने के लिए जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो हवा होता है। हवा के माध्यम से हम ब्रेक सिस्टम के अंदर पिस्टन का काम करवाते हैं और ब्रेक लगाते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, जो ये पहला है वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, और दूसरा है कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम। तो जो पहले जो ट्रेनें होती थी आज से 20 साल पहले, उनमें ये वैक्यूम ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। आज के टाइम में वैक्यूम ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज के टाइम में कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम इसके डिटेल पढ़ेंगे कि कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, सिंगल पाइप क्या होता है, ट्विन पाइप क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम वैक्यूम ब्रेक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। हालांकि अब ये हमारे ना एग्जाम में आता है और ना हमारे किसी काम का है, लेकिन फिर भी जब ये हमारे सिस्टम में था, हमारे रेलवे में था, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो देखिए, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम में विभिन्न पुर्जों से हवा को बाहर निकालकर वैक्यूम बनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, यानी कि वैक्यूम बनाई जाती थी। जो भी ब्रेक रिगिंग थे, जो भी ब्रेक से जुड़े हुए पार्ट पुर्जे थे, उनके अंदर के हवा को बाहर निकाल के वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता था तथा ब्रेक एप्लीकेशन के समय पिस्टन के नीचे हवा प्रवेश कराया जाता था। जब ब्रेक अप्लाई करना होता था उस दौरान पिस्टन के नीचे हवा को प्रवाहित किया जाता था और इस हवा के दबाव के कारण पिस्टन ऊपर की तरफ कार्य करता था। तो जब हवा का प्रेशर जाता था तो जो पिस्टन होता था वो ऊपर की तरफ काम करता था और इस तरह से ब्रेक लगता था। तो ये हो गया वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। अब एयर ब्रेक सिस्टम की अगर बात करें, जो हमारा कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम है, तो कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम में इस ब्रेक सिस्टम के विभिन्न पुर्जों में जैसे बीपी, सीआर, डीबी, एआर आदि में ब्रेक पाइप चार्ज किया जाता है, यानी कि ब्रेक पाइप प्रेशर को चार्ज किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर एआर की हवा डीबी के द्वारा ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन के पीछे प्रवेश करवाया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो ब्रेक पाइप के द्वारा पूरे ट्रेन में लगे हुए जो भी पार्ट्स हैं ब्रेकिंग सिस्टम के, उन सबको प्रेशर से चार्ज किया जाता है। और फिर जब हमें ब्रेक लगानी पड़ती है तो जो हमारा एआर होता है, एआर टैंक होता है, उसके हवा को ब्रेक सिलेंडर में भेजा जाता है, जो कि पिस्टन के पीछे की तरफ जाता है और पिस्टन को आगे की तरफ धकेलता है, जिससे ब्रेक लगता है। तो जिस कारण पिस्टन बाहर की तरफ निकलकर ब्रेक लगाने की क्रिया शुरू करता है। यानी कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो उस दौरान जो एआर का प्रेशर होता है वो ब्रेक सिलेंडर के अंदर जाता है और ये सारा काम डीबी के थ्रू होता है। डीबी डिसाइड करता है कि हमें एआर के प्रेशर को कब ब्रेक सिलेंडर में भेजना है और कितनी मात्रा में भेजना है। तो ये हो गया हमारा एयर ब्रेक सिस्टम। अब एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर
सिंगल पाइप ब्रेक पाइप यानी सिंगल पाइप ब्रेक पाइप बीपी जिसको हम बीपी कहते हैं, और फीड पाइप जिसे एफपी। ट्विन पाइप अगर ब्रेकिंग सिस्टम है तो उसमें दो पाइप होते हैं, एक होता है बीपी ब्रेक पाइप और दूसरा होता है एफपी यानी कि फीड पाइप ट्विन पाइप में। उसके अलावा डर्ट कलेक्टर होता है जिसे हम डीसी कहते हैं, कट ऑफ एंगल कॉक होता है जिसे हम एसी कहते हैं, एयर होस एसी कहते हैं, एएच कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है जिसे हम डीबी कहते हैं जो हमारे ब्रेकिंग सिस्टम का हार्ट है, कंट्रोल रिजर्वायर होता है, एक्सेलरी रिजर्वायर होता है, एयर ब्रेक सिलेंडर होते हैं जिसे बीसी कहते हैं। वैगन में सिंगल पाइप तथा सवारी डिब्बे में ट्विन पाइप एयर सिस्टम का प्रावधान होता है जो हमारी गुड्स गाड़ियां होती है, हालांकि उसमें भी ट्विन पाइप सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक लाइन कह दें कि वैगन के अंदर सिर्फ सिंगल पाइप होता है, नहीं, वैगन के अंदर भी ट्विन पाइप वाले जो हमारे वैगन है वो चलते हैं, उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकतर गुड्स गाड़ियों के अंदर सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जबकि जो हमारे पैसेंजर ट्रेन होते हैं उनके अंदर ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। पैसेंजर ट्रेन के अंदर कभी भी सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं इन रूट में, यानी कि जब ट्रेन चलती है वहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जिनकी वजह से कई बार हमें अपने पैसेंजर ट्रेन को भी सिंगल पाइप करना पड़ता है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है, यानी कि जो बीपी होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो कि 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर से चार्ज होता है। यानी कि जो बीपी पाइप होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो इसमें प्रेशर होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, जबकि फीड पाइप जो होता है उसका रंग सफेद होता है, यानी कि एफपी का जो रंग होता है वो सफेद होता है और इसमें 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि बीपी का प्रेशर कितना होता है तो बीपी का प्रेशर सिंपली आप यही कहेंगे कि 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि एफपी यानी कि जो फीड पाइप होता है जिसका कलर सफेद होता है, अगर उसके प्रेशर की बात की जाए तो उसका जो प्रेशर होता है वो 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान स्थिति में एलएचबी कोच जो कि फील्ड बोगी के साथ आते हैं में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रावधान है। जो हमारे एलएचबी कोच है जिसके अंदर फील्ड बोगी का इस्तेमाल किया गया है उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक्सल के ऊपर ही डिस्क ब्रेक माउंट होता है जिससे ब्रेकिंग क्षमता में बढ़ोतरी हुई है तथा ब्रेकिंग दूरी में कमी हुई है। तो ब्रेक डिस्क के इस्तेमाल करने से जो ब्रेकिंग क्षमता है यानी ब्रेक लगने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जाहिर सी बात है जब ब्रेक लगने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी ब्रेक लगाने के बाद जब ट्रेन कितने दूर जाके रुकती है वो डिस्टेंस कम हो गया। डिस्क ब्रेक के उपयोग से पहियों में घिसाव कम होता है। पहले आईसीएफ में क्या होता था, आईसीएफ के अंदर जब ब्रेक लगता था तो जो ब्रेक शू ब्रेक पैड होता था वो सीधा व्हील के ऊपर व्हील ट्रेड के ऊपर वो चपकता था, यानी कि दबाव वो जो रेल के ऊपर ऐसे दोनों तरफ से सीधा व्हील ट्रेड के ऊपर वो दबाव डालते थे, जिससे क्या होता था जो हमारा व्हील है वो व्हील का प्रोफाइल खराब होता था, व्हील खराब होता था। जबकि अगर हम एलएचबी की बात करें तो एलएचबी के अंदर जो हमारा एक्सल है, एक्सल के ऊपर ब्रेक डिस्क होता है और ब्रेक डिस्क के ऊपर ब्रेक पैड लगे होते हैं जो कि ब्रेकिंग के टाइम ब्रेक डिस्क को दबाते हैं जिससे गाड़ी रुकती है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ब्रेक शू है ब्रेक पैड है इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट व्हील के साथ नहीं होता है, बल्कि ये एक्सल पे लगे हुए डिस्क ब्रेक के साथ इनका कांटेक्ट होता है। और डिस्क ब्रेक इसमें इस कंडीशन में ये डिस्क ब्रेक खराब होता है, हमारा जो व्हील है वो खराब नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप पहिए का आयु यानी कि लाइफ बढ़ गई है, क्योंकि एलएचबी में ब्रेक पैड जो है सीधा व्हील डिस्क के साथ नहीं लगता है। डिस्क ब्रेक के उपयोग से ब्रेक बाइंडिंग एवं फ्लैट टायर की संभावना कम हो गई है। एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम के फायदे, जो हमारे एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक है जो एलएचबी में इस्तेमाल होते हैं, इनके फायदे क्या है। तो सबसे पहला जो फायदा है ब्रेकिंग क्षमता में बढ़ोतरी, यानी कि इसका ब्रेकिंग क्षमता इसकी वजह से काफी अच्छा हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, ब्रेकिंग के कारण पहिए के ट्रेड पे घिसाव की संभावना समाप्त हो गई है। ब्रेकिंग के दौरान क्योंकि ब्रेक पैड यहाँ सीधा पहिए के ट्रेड पे नहीं लगता है तो इसलिए पहिए के ट्रेड पे किसी भी तरह का कोई भी घिसाव नहीं होता है, तो ये संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। तीसरा जो है ब्रेकिंग दूरी में कमी हुई है, यानी कि ब्रेक लगने के बाद जो गाड़ी का रुकने का जो दूरी है डिस्टेंस है उसमें कमी हुई है। चौथा है ब्रेक रिगिंग पुर्जे में कमी हुई है, यानी कि जो ब्रेक लगाने के लिए जितने पुर्जे का इस्तेमाल किया जाता था उस पूरे ब्रेक रिगिंग सिस्टम के अंदर पुर्जों की संख्या में कमी हुई है। अगला पॉइंट है थर्मल क्रैक, हीट चेक, स्प्रेड रिम, शेल ट्रेड टाइप के व्हील डिफेक्ट समाप्त हो गए, यानी कि जब ब्रेक पैड हमारे व्हील ट्रेड के ऊपर नहीं लगते हैं तो
उसके वजह से इतने सारे जो व्हील के दोष थे, व्हील डिफेक्ट थे, वो सारे खत्म हो गए। ये व्हील डिफेक्ट एलएचबी के अंदर नहीं आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, टायर टर्निंग कम करना पड़ता है क्योंकि व्हील ट्रेड में खराबी कम आती है। अगला पॉइंट, डिस्क एवं ब्रेक पैड की घिसाव बहुत ही कम है जिसके कारण बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि डिस्क या फिर ब्रेक पैड को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट, इस ब्रेक सिस्टम का फेल्यूर कम है, यानी कि आईसीएफ के मुकाबले इस ब्रेक सिस्टम में जो एलएचबी में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इसका फेल्यूर आईसीएफ के मुकाबले कम है। चलिए एयर ब्रेक सिस्टम के फायदे देख लेते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम के क्या फायदे हैं। पहला फायदा जो है, एयर ब्रेक सिस्टम में ट्रेन की पूरी लंबाई में एक समान और एक साथ ब्रेक एप्लीकेशन होता है, यानी कि जिन ट्रेनों के अंदर एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, हालांकि हर ट्रेन के अंदर एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो ये बताया जाता है कि क्यों होता है। यानी कि एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल ट्रेन में हम इसलिए करते हैं ताकि जब ब्रेक लगाया जाए तो ट्रेन की पूरी लंबाई में एक समान और एक साथ ब्रेक लगे। ये इसका पहला फायदा है। अगर दूसरा फायदा देखें तो किसी भी स्थान पर एक समान ब्रेक शक्ति प्राप्त होना, यानी कि पूरे ट्रेन में किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे एक ही जैसा ब्रेक पावर यहाँ पे मिलता है। तीसरा फायदा देखें तो एयर ब्रेक सिस्टम की ब्रेकिंग क्षमता अधिक होती है। चौथा फायदा देखें तो इस ब्रेक सिस्टम में ट्रेन संचालन के दौरान ब्रेक पावर क्षीण अर्थात ब्रेक पावर प्रतिशत फेड नहीं होता है, यानी कि संचालन के दौरान ट्रेन जब चलती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, उस दौरान जो ब्रेक पावर है वो कम नहीं होता या फिर कमजोर नहीं पड़ता है। ये फायदा है एयर ब्रेक सिस्टम का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, एयर ब्रेक ट्रेन की ब्रेकिंग दूरी कम होती है, यानी कि जिन ट्रेन के अंदर एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उनकी ब्रेकिंग दूरी कम होती है। अगला पॉइंट, एयर ब्रेक ट्रेन का संचालन अधिक गति से कर सकते हैं, यानी ट्रेन में हम एयर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण हम ट्रेन का संचालन हाई स्पीड में कर सकते हैं। अगला पॉइंट, एयर ब्रेक ट्रेन की लंबाई बढ़ाकर अधिक माल ढोया या फिर लदान क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ब्रेकिंग जितना अच्छा होगा, गाड़ी में माल उतना ज्यादा ढोया जा सकता है, उतने ज्यादा कोच या वैगन जोड़े जा सकते हैं। तो एयर ब्रेक सिस्टम का फायदा यह है कि इसकी ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है जिसके वजह से ट्रेन की लंबाई बढ़ाकर अधिक माल ढोया जा सकता है या फिर अधिक लदान क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे रेल को फायदा होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक जल्दी लगते भी हैं और साथ ही जल्दी रिलीज भी होते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि एयर ब्रेक सिस्टम वाले जो गाड़ियां होती है उनके अंदर ब्रेक जल्दी अप्लाई होता है और रिलीज भी जल्दी होता है। जितनी जल्दी ब्रेक लगे और जितनी जल्दी ब्रेक रिलीज हो, ये जितना जल्दी हो उतना ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, एयर ब्रेक सिस्टम के उपकरण हल्के होते हैं, यानी कि इसमें भारी भारी उपकरण नहीं होते हैं, ज्यादातर लीवर और बीएमबीसी बस इतनी चीजें होती हैं, तो इसके जो उपकरण होते हैं काफी हल्के होते हैं। अगला पॉइंट, एयर ब्रेक सिस्टम का अनुरक्षण आसान होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेक सिस्टम के वर्गीकरण, ब्रेक प्रणाली का वर्गीकरण। तो ये सबसे पहले ब्रेक सिस्टम है जो कि यहाँ पे दो पार्ट में बनता है। जो पहला पार्ट हो जाता है ये होता है न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम और जो दूसरा पार्ट इसका होता है वो होता है यांत्रिक ब्रेक सिस्टम, यानी कि मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। अब ये न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम जो है ये यहाँ पे फिर नीचे आता है, फिर ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है वैक्यूम और एक हो जाता है कंप्रेस्ड। ये हो गया वैक्यूम और ये हो गया कंप्रेस्ड एयर। जबकि जो हमारा यांत्रिक ब्रेकिंग सिस्टम है ये दो टाइप में बढ़ जाता है, एक हो जाता है लीवर टाइप और एक हो जाता है स्क्रू टाइप, और यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है। यानी कि हमारा जो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है वो लीवर टाइप और स्क्रू टाइप पे आके खत्म हो जाता है, जबकि हमारा न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है वो दो पार्ट में बन जाता है, एक तो वैक्यूम ब्रेक सिस्टम और दूसरा एयर कंप्रेस्ड ब्रेक सिस्टम है। अब यहाँ पे जो वैक्यूम ब्रेक सिस्टम है वो तो यहाँ पे आके बंद हो जाता है, डमी हो जाता है, लेकिन कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यहाँ से आगे बढ़ता है और फिर ये दो पार्ट में बनता है। यहाँ पे एक होता है डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम और दूसरा होता है यहाँ पे ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम। ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम और डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम दो पार्ट में बन जाता है। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम है वो यहाँ पे डमी हो जाता है, जबकि ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक जो सिस्टम है ये आगे की तरफ बढ़ता है और ये फिर दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। एक होता है सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम और दूसरा होता है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। अब जो सिंगल पाइप है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन जो हमारा ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है वो आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है अंडर माउंटेड ब्रेक सिस्टम, दूसरा होता है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम और तीसरा हो जाता है एक्सल माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो ये तीन पार्ट में हो जाता है, ये हमारा एयर ब्रेक का वर्गीकरण है। चलिए अब आगे देखते हैं रोलिंग स्टॉक पर दो प्रकार के ब्रेक सिस्टम का प्रावधान, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम और यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम का यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे दिया गया। पहला, सभी प्रकार के वैगनों में हैंड ब्रेक के रूप में यांत्रिक ब्रेक सिस्टम
सिस्टम का प्रावधान होता है। जितने भी तरह के वैगन होते हैं उन सारे वैगनों में इंडिविजुअल यानी कि हर वैगन के अंदर एक यांत्रिक ब्रेक सिस्टम होता है, यानी कि एक मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम उसके अंदर होता है, जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक लीवर टाइप होता है, दूसरा स्क्रू टाइप होता है। तो ये हर वैगन में होता है। अब यहाँ पे सामान्यतः लीवर टाइप हैंड ब्रेक का प्रावधान सभी प्रकार के चौपहिया वैगन तथा कुछ बोगी ओपन फ्लैट वैगन जैसे BFR, BFKH, BRH आदि वैगनों में होता है। यानी कि जो लीवर टाइप का हैंड ब्रेक है वो उसका इस्तेमाल ज्यादातर अब नहीं होता है, यूं समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्यादातर फोर व्हीलर वैगन के अंदर इस्तेमाल होता था। लेकिन स्क्रू टाइप का जो हैंड ब्रेक का प्रावधान है, सिस्टम है, ये 8 पहिया वैगन और ब्रेक यानों में होता है, जैसे बॉक्सेन, BCN, BTPN, BRN, बॉक्सेन HL, BCN HL, BOBYN, BVZC, BVZI। यानी कि जो स्क्रू टाइप का जो हैंड ब्रेक सिस्टम है या स्क्रू टाइप का मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, इसका इस्तेमाल 8 व्हीलर गाड़ियों में होता है। यानी कि आजकल के जो मॉडर्न वैगन है उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें सारे वैगन आते हैं, ब्रेक वान आ जाएंगे और उसके अलावा जितने भी वैगन आते हैं मॉडर्न वैगन वो सारे इसमें आ जाएंगे, जो कि 8 व्हीलर होते हैं। तो 8 व्हीलर जितने भी वैगन और ब्रेक यान है उसमें स्क्रू टाइप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य यातायात में ट्रेन की गति पर नियंत्रण करने के लिए न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम का उपयोग होता है। रनिंग स्टॉक में मुख्यतः 2 प्रकार के न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? पहला होता है वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, जबकि दूसरा होता है कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम। ऊपर भी अभी हमने पढ़ा था वैक्यूम ब्रेक सिस्टम और यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम। तो अब यहाँ पे वैक्यूम की मात्रा, कौन सी गाड़ी में वैक्यूम कितना होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपके ऊपर बताया है कि वैक्यूम का सिस्टम खत्म हो गया है। बस हमें इतना जानना चाहिए कि वैक्यूम एक वैक्यूम एयर ब्रेक सिस्टम था जो पहले हमारे ट्रेनों में इस्तेमाल होता था। क्योंकि अब इससे ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना अब इससे जुड़े हुए कोई सवाल आते हैं, ना ही कोई एग्जाम में आता है, ना ही कहीं आपके रियल लाइफ में या जहां आपका वर्क प्लेस है वहां भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके किसी काम नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ना चाहिए और अपना समय वेस्ट करना चाहिए, तो हम इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सिंगल पाइप और ट्विन पाइप के एयर ब्रेक सिस्टम है। सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम। भारतीय रेल का एक परिवहन संस्था है। भारतीय रेल एक परिवहन संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक माल ढोना और अधिक से अधिक ट्रेन चलाना है। उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति हेतु तथा सुरक्षित ट्रेन संचालन को ध्यान में रखते हुए सन 1979 में सर्वप्रथम बॉक्सेन वैगन पर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम को अपनाया गया। इस ब्रेक सिस्टम में ट्रेन की पूरी लंबाई में कंप्रेस्ड एयर चार्ज किया जाता है। यह एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक, आप इसको एक ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि एक स्वचालित ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है। सामान्य यातायात के रोलिंग स्टॉक पर ग्रेजुएट रिलीज प्रकार की एयर ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है। वर्तमान में सवारी स्टॉक में ट्विन पाइप तथा मालगाड़ी में सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है। यानी कि जो हमारे पैसेंजर ट्रेन है उसके अंदर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे जो माल स्टॉक है, जो फ्रेश ट्रेनें हैं, उसके अंदर सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के मुख्य भाग और पुर्जे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक पाइप होता है। यह एक 32 mm डायमीटर का लोहे का पाइप है जिसका रंग हरा होता है। इसके दोनों सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। ब्रेक पाइप इंजन के A9 वाल्व के द्वारा 0.5 किलोग्राम, 0.5 नहीं है, सिर्फ 5 किलोग्राम, यानी कि इस जीरो को भूल जाइए, 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज किया जाता है। यानी कि पूरे ट्रेन की लंबाई में एक ब्रेक पाइप होता है जो कि लोहे का होता है और जिसका डायमीटर 32 mm होता है। और इस पाइप को ब्रेक पाइप यानी कि BP कहा जाता है और इसका कलर कोड ग्रीन है, हरा होता है। और ये जो BP का जो पाइप है ये इंजन के A9 वाल्व से जुड़ा होता है और हर वैगन के दोनों एंड पे कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। और इस पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। चलिए इसके बाद जो दूसरा पार्ट है डर्ट कलेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता है, डर्ट कलेक्टर यानी कि धूल को कलेक्ट करने वाला। यह ब्रेक पाइप एवं ट्विन पाइप फीड पाइप पर लगा होता है। यानी कि ये अगर सिंगल पाइप की बात करें तो सिंगल पाइप में ये ब्रेक पाइप पे लगा होता है, और अगर ट्विन पाइप की बात करें, ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में ये फीड पाइप पे भी लगा होता है। BP डर्ट कलेक्टर ब्रांच पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा होता है। माल स्टॉक में 3 वे तथा कोचिंग स्टॉक में 2 वे डर्ट कलेक्टर का प्रावधान होता है। यानी कि जो हमारे गुड्स गाड़ियां होती है उनके अंदर जिस डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल होता है वो 3 वे होते हैं, यानी कि उनमें से 3 रास्ते निकलते हैं। जबकि जो हमारे ट्विन पाइप वाले ब्रेकिंग सिस्टम वाले कोच होते हैं उनके अंदर जो डर्ट कलेक्टर होता है वो 2 वे होता है,
दो रास्ते होते हैं उसमें। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में एफपी डर्ट कलेक्टर दूसरे ब्रांच पाइप के द्वारा पीछे से एआर से जुड़ा होता है। तीसरा जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है कट ऑफ एंगल कॉक। यह ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप के दोनों अंतिम सिरों पे लगा होता है। यानी कि अगर हमारा सिंगल पाइप वैगन है तो उसके दोनों एंड पे जो हमारे बीपी पाइप है उसके दोनों एंड पे एक एक एंगल कॉक लगा होगा। लेकिन अगर ट्विन पाइप और ब्रेकिंग सिस्टम वाला हमारा कोच है तो उसके दोनों एंड पे एफपी और बीपी दोनों पे ही ये कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है। यह एयर होज लगाने के लिए एक व्यवस्था तथा आवश्यकता होने पर हवा का सप्लाई रोकने की भी व्यवस्था है। यानी कि इसको एंगल कॉक को इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे एयर होज लगाया जा सके और जरूरत पड़ने पे जो एयर प्रेशर का सप्लाई है उसको भी बंद किया जा सके। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में एफपी एंगल कॉक बीपी एंगल कॉक के सतह के ऊपर लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत कम जगह ये चीज देखने को मिलता है या फिर बहुत कम लोग इस चीज को बताते हैं कि जब ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाली कोई गाड़ी है, ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाली कोई कोच है, अब जब आप उसमें देखेंगे तो जो एफपी का एंगल कॉक है वो बीपी एंगल कॉक के सतह से ऊपर लगा होता है। यानी कि जो एफपी का एंगल कॉक है वो बीपी के ऊपर लगा होता है। एंगल कॉक को बंद स्थिति में रखने पर एंगल कॉक का वेंट होल ओपन हो जाता है तथा पीछे की हवा वेंट होल से बाहर निकल जाती है। यदि यह बीपी एंगल कॉक है तो पीछे के सभी डिब्बों में ब्रेक लग जाएंगे तथा गार्ड ब्रेक यान में लगा बीपी गैस कुछ समय बाद शून्य हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम इस एंगल कॉक की खूबी ये है कि जब हम इस एंगल कॉक को बंद करते हैं तो यहाँ पे एक वेंट होल है जो खुल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वेंट होल है। जैसे ऊपर के हैंडल को आप घुमा के बंद करेंगे, यहाँ पे नीचे वेंट होल है, ये खुल जाता है और ये प्रेशर को बाहर निकाल देता है। कहाँ के प्रेशर को बाहर निकाल देता है? यहाँ से जो ये प्रेशर है इस वाले प्रेशर को बाहर निकाल देता है और जो ये गाड़ी का प्रेशर, ये प्रेशर बना रहता है और इस वाले प्रेशर को ये बाहर की तरफ निकाल देता है। चलिए अगला एयर होज, अगला पार्ट जो है हमारा एयर होज, काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक स्टील ब्रांडेड रबर होज है। इसके एक सिरे पे निप्पल लगा होता है जिसकी सहायता से एंगल कॉक में लगाया जाता है। इसके दूसरे सिरे में पाम हेड लगा होता है जिसे हम पाम एंड भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में पाम एंड कहते हैं, जबकि उसको पाम हेड कहा जाता है, जिसकी सहायता से क्रमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाया जा सके। यानी कि जो हम अपना पूरा रेक बनाते हैं 20-22 डब्बों का, तो उन डब्बों के बीच में दोनों एफपी और बीपी को जोड़ने के लिए इस एयर होस का इस्तेमाल किया जाता है। ये रबर एयर होस होता है। इस जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए पाम हेड में एमयू वाशर लगा होता है। यानी कि जहाँ पे दो पाम हेड को आप आपस में जोड़ते हैं वहाँ पे एक रबर वाशर लगा होता है और उस रबर वाशर को एमयू रबर वाशर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए एमयू रबर वाशर की संख्या एक कोच में कितनी होती है, तो अगर ट्विन पाइप वाला कोच है तो एक कोच में एमयू वाशर की संख्या 4 होगी, 2 एक एंड में 2 एक एंड में। और अगर सिंगल पाइप की बात की जाए तो सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाले वैगन के अंदर एमयू वाशर की संख्या 2 होगी, दोनों एंड में एक एक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बीपी एआर होस तथा एफपी एआर होस बनावट एवं साइज में एक समान होता है परंतु पाम में अंतर होता है। यानी कि जो बीपी होता है और जो एफपी होता है, ये जो एयर होस होता है, इनकी बनावट सेम होती है, इनकी क्वालिटी सेम होती है, इनकी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें एक बराबर होती हैं। लेकिन जो इसमें पाम लगा होता है, इसके छोर के आखिरी सिरे पे जो पाम लगा होता है वो पाम अलग अलग होता है और वो पाम भी पाइप के कलर कोड के साथ ही कलर में होता है। जैसे अगर बीपी का पाम है तो वो ग्रीन कलर का होगा और एफपी का पाम है तो वो वाइट कलर का होगा। हालांकि पाम के ऊपर एफपी और बीपी लिखा भी होता है और ये पाम में अंतर होता है। इन दोनों पाम को आप आपस में नहीं जोड़ सकते। यानी कि एफपी को पाम को बीपी में अगर आप जोड़ना चाहें तो आप नहीं जोड़ सकते। इनके डिज़ाइन को इस तरह से बनाया गया है कि गलती से भी एक कोच का एफपी दूसरे कोच के बीपी से ना जुड़ पाए। ठीक है, तो बीपी पाम बाएं हाथ तथा एफपी पाम दाएं हाथ का डिज़ाइन का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये हमारा एंगल कॉक है और यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये एयर होज है यहाँ पे, और ये सस्पेंशन हुक कहलाता है, ब्रैकेट सस्पेंशन ब्रैकेट कहलाता है जहाँ पे इसको लटकाया जाता है। और ये दो कोच को जोड़ने के लिए, ये यहाँ पे देखिए दो कोच को जोड़ने के लिए इस तरह से कुछ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिखेगा एक वैगन के एयर होस को दूसरे वैगन के एयर होस से जोड़ा गया है ताकि ये जो जॉइंट है ये फ्लेक्सिबल रहे और जब ट्रेन चले तो टूटे ना। यहाँ पे देखिए पाम हेड के अंदर आपको ये गोल सा वाशर दिखाया गया है, ये एमयू वाशर है, इसको हम एमयू वाशर कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। आगे हम बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आगे हम देखेंगे और इसके पार्ट में वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।